हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम अपने छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जल संसाधन, जो कि 12th की बुक है। ज्योग्राफी के सेकंड बुक से ये चैप्टर लिया गया है। आगे हम इस चैप्टर का डीपली से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि भू संसाधन के बारे में हमने पढ़ा था, इस चैप्टर में हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे और जल के बारे में पढ़ेंगे कि जल की क्या विशेषताएँ हैं और भारत में जल कैसा है और कौन कौन सी नदी दूषित है और कौन से जो नियंत्रण है बोर्ड जो कि प्रदूषण को काबू में रखते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। अब हम आगे पढ़ते हैं। जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं? चक्रीय संसाधन उसे कहते हैं जो एक चक्र के अनुसार चलता रहता है। अब जल पहले महासागरों पे जब धूप की, यानी इसे सूर्य मान लिया जाए और इसे समुद्र मान लिया जाए, तो धूप की किरणें जब इस पर पड़ेगी तो पानी जो है वाष्पीकृत होके ऊपर जाके बादल बन जाता है। ठीक है, इधर बादल जब बन जाता है तो फिर वो बारिश जब होती है तो वो महासागर में भी होती है और आसपास के भी जगह पे होती है। तो जब सूरज की किरणें दोबारा मतलब पानी पे पड़ता है तो वो फिर से वाष्पीकृत होकर फिर बादल बन जाते हैं और फिर बादल हमें पानी देता है। तो उसी प्रकार ये जल एक चक्रीय संसाधन है, यानी ये पहले पानी रहती है, फिर वाष्पीकृत होकर बादल बन जाते हैं और बादल से फिर पानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी पे जो जल है वो कितने भाग में पाया जाता है। तो जल जो है ना वो 71% भाग पे पाया जाता है। हमारे सबसे ज़्यादा 1 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से निकल रहे हैं, तो हम इसका अच्छे से अध्ययन करते हैं। भारत के जल संसाधन 2 प्रकार से बांटा गया है, एक भौम जल संसाधन और एक धरातलीय जल संसाधन। ठीक है, तो भौम जल संसाधन क्या होते हैं? जो कि भूमि के अंदर जल पाए जाते हैं, उन्हें भौम जल संसाधन कहते हैं। और जो धरातलीय जल संसाधन होते हैं वो धरातल के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि नदियाँ। अब नदियाँ को आप देख सकते हो कि नदियाँ अब बहती रहती है, ऊपर ही बहती रहती है। तालाब भी आप देख सकते हो, तालाब ऐसे होता है, तो इन्हें भी आप देख सकते हो कि ये तालाब नज़र में रहते हैं हमारे। और झील भी हम इन्हें देख सकते हैं, और लैगून भी हम इन्हें देख सकते हैं। ये होता है कि जब तटीय इलाके में जब पानी घुस जाता है तो उन्हें लैगून झील कहा जाता है। ठीक है, अब भौम जल संसाधन यानी जो भूमि के अंदर जल पाए जाते हैं, तो वो कैसे निकाला जाता है? तो कुएं द्वारा, यानी कुआं खोद के हम जब पानी निकालते हैं तो वो भूमि से ही निकालते हैं। ठीक है, और एक होता है नलकूप, यानी जब अब नल से जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? तो हम भूमि से ही तो पानी खींचते हैं, तो उन्हें भौम जल संसाधन के अंतर्गत लाया जाता है। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। कुछ फैक्ट्स ये है कि विश्व में कुल जल का केवल 3% अलवणीय जल है। अलवणीय जल यानी जिसमें नमक मौजूद नहीं है। ठीक है, और 97% भाग पे ना लवणीय जल पाए जाते हैं, जो कि खारे जल कहलाते हैं। भारत में विश्व का धरातलीय क्षेत्र जो मतलब विश्व का ना भारत में 2.45 धरातल है। ठीक है, जो कि 7वें नंबर पे भारत आता है। अब हमारा तीसरा जो है वो जल संसाधन का 4%, यानी अगर भारत के बारे में विशेषता पूछ ले कि भारत की विशेषता बताओ, तो आप बता सकते हो कि ये 2.45 इसका क्षेत्रफल है, मतलब धरातलीय क्षेत्रफल है, और ये जल संसाधन का 4% यूज़ करता है। और जनसंख्या 17% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। ठीक है, 17% जनसंख्या भारत के विश्व में निवास करती है और 4% जल यहाँ पे पाया जाता है। अब भारत एक वर्ष में वर्षण द्वारा जो वर्षण जल की जो मात्रा है वो जो प्राप्त करता है वो होता है 4000 घन किलोमीटर। तो ये ज़्यादा मेन तो वैसे नहीं है, लेकिन आप इसे याद कर लेना कि एक वर्ष में प्राप्त वर्षण जल की मात्रा 4000 घन मीटर है। आगे हम कुछ और फैक्ट्स पढ़ते हैं। हमारे जो देश है, हमारे देश में ना नदियों को कई भागों में बांटा जाता है, जो कि 1.6 किलोमीटर से जो अधिक नदी है ना वो हमारे जो बुक में दिया गया है, और 1 किलोमीटर से कम वाली नदी और 5 किलोमीटर वाली नदी, मतलब हर नदी होती है। तो 1.6 किलोमीटर से जो अधिक वाली नदी है वो है 10,360 नदियाँ, और ये आप याद कर लेना। और भारत में ना सिर्फ 32% जल का ही उपयोग किया जाता है, ये बुक में दिया हुआ है। और भारत में कुल पुनः पूर्ति जो योग्य जो भौम जल है वो संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है।
अब पुनः पूर्ति योग्य यानी जो कि दोबारा यानी रिसाइकल जो कहलाता है ना, तो रिसाइकल में ही जब पुनः पूर्ति की जाती है यानी जल को पहले यूज़ कर लिया जाता है और उसकी वो जब भर दिया जाता है ना, तो उन्हें कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य, ठीक है। तो वो 432 घन किलोमीटर है, ठीक है। दिल्ली, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली और इटावा के बीच बहने वाली नदी जो कि सबसे गंदी है वो कौन सी है? तो वो है यमुना। यमुना एक है सबसे गंदी नदी है जो कि दिल्ली और इटावा के बीच बहती है। और धरातलीय नदी, अब ऐसा पूछा जा सकता है कि कृषि में ना किसके जल की मात्रा और कितने % उपयोग में लाया जाता है? तो कृषि में ना 92% भौम जल का मात्रा लाया जाता है और धरातलीय जल का 89% यूज़ किया जाता है। तो आप इन्हें ऐसे याद कर लेना कि ये दोनों 90 से कनेक्टेड हैं, यानी ये 92 है, 92 भौम जल है और धरातलीय जल 89 है। और औद्योगिक क्षेत्र, अब औद्योगिक क्षेत्र में भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो जल कितने % कहाँ से मतलब उपयोग में लाते हैं? तो धरातलीय जल का ना औद्योगिक क्षेत्र कम उपयोग करते हैं, वो 2% ना वो उसका यूज़ करते हैं और भौम जल का वो 5% यूज़ करते हैं। अब आप इससे रिलेटेड कर सकते हो कि जो भौम जल का उपयोग है वो ज़्यादा किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में भी और कृषि क्षेत्र में भी, और धरातलीय जल का कम, ठीक है। अब सिंचाई की व्यवस्था, बहुफसलीकरण। अब बहुफसलीकरण क्या होता है? जब एक जगह पे एक फसल ना बोकर कई फसलें जब बोई जाती है तो उसे बहुफसलीकरण किया जाता है, कहा जाता है। और ये अगर की जाएगी तो सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होगी ना, तो इसी के लिए जो ये व्यवस्था जो है सिंचाई की यानी धरातलीय जल से, भौम जल से, तो ये ना बहुफसलीकरण को संभव बनाती है यानी इसको उपयोग में लाती है। अब ऐसा आ सकता है कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राजस्थान महाराष्ट्र में अधिक जल के निकालने से जो मृदा में वो क्या बढ़ चुका है, ठीक है। तो फ्लोराइड का ना संकेंद्रण बढ़ चुका है महाराष्ट्र और राजस्थान में अधिक जल निकालने से, फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ चुका है, ये याद रख लेना। और गंगा और यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है क्योंकि यहाँ पे शवों को बहाया जाता है और जो हिंदू जो पूजा करते हैं वो गंगा नदी में ही पुष्प को फेंकते हैं और कचरे भी कई सारे लोग कचरे भी उसी में डाल देते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ नियंत्रण बोर्ड हैं उनके बारे में। अब हम नियंत्रण बोर्ड में, अब एक है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है वो पूरे, जैसे भारत का एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, तो वो भारत के पूरे राज्यों का जो प्रदूषण है ना उसको नियंत्रित करेगा। और जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो राज्य के स्तर पे कार्य करता है, जैसे कि हो गया राजस्थान का अलग हो गया, मध्य प्रदेश का अलग हो गया, ठीक है। और भौम जल प्रदूषण भारी विषैली धातुएं फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के संकेंद्रण के कारण होता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि भौम जल जो है ना वो भारी विषैली किन धातुओं के कारण होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो वह होता है फ्लोराइड और नाइट्रेट्स के कारण, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि जल अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो था 1974 में, ठीक है। जिसके अंतर्गत ना, अब एक बात बताओ कि जल अधिनियम अगर 1974 में लागू किया गया है तो वो जल को नियंत्रण और उसी को प्रदूषण को ठीक करने के लिए किया जाएगा ना, तो इसके अंतर्गत ना प्रदूषण निवारण और नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। अब पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ऐसा एक क्वेश्चन CBSE में आया था, वो कब किया गया था? तो 1986 में गया था, इसे आप रट लेना। और जल उपकरण अधिनियम, जल उपकरण क्या होता है? जल उपकरण वो है, वह चीज़ होते हैं जैसे जनरेटर होता है ना, जल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें जल उपकरण कहते हैं। तो उन्हीं के ऊपर ना एक अधिनियम लाया गया था यानी एक्ट लाया गया था, जो कब लाया गया था? वो 1977 में लाया गया था। और इसका जो उद्देश्य था ना वो प्रदूषण कम करना था। अब प्रदूषण कम करने के लिए ही कोई अधिनियम क्यों लाया जाता है? जब कि उस चीज़ में खामी पाई जाती है ना तब वो लाया जाता है। तो प्रदूषण के कारण ही जल उपकरण अधिनियम और जल अधिनियम लाया गया था। अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमारे इस टर्म में भी पूछा गया था हमारे स्कूल बेस पे, कि नीरू मीरू जो है वो एक कार्यक्रम है जिसका मतलब है कि जल और आप, ठीक है,
वो कहाँ चलाया गया था? तो वो था आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, ठीक है, नीरू मीरू। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अब इसका अध्ययन करेंगे।